दोस्तों आपने टाटा, महिंद्रा और हुंडई की इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया की सड़कों पर चलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो कंपनी इंडिया में क्यों नहीं दिखती जो दुनिया में सबसे ज्यादा ईवीज बेचती है? मैं बात कर रहा हूँ BYD की, जिसकी इलेक्ट्रिक कार्स आज यूरोप से लेकर ब्राजील तक, थाईलैंड से लेकर साउथ अफ्रीका तक हर सड़कों पर दौड़ रही है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। अब एक प्राउड इंडियन होने के नाते ये कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर BYD इंडिया में फुल फोर्स के साथ में आ गई ना, तो फिर टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े बड़े इंडियन कार मेकर्स का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि BYD की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि टेस्ला तक उसके सामने नहीं टिक पाया। क्योंकि 2024 में BYD ने वर्ल्ड लेवल पर 42,70,000 व्हीकल्स बेचे थे, जबकि टेस्ला की बिक्री थी 17,90,000 यूनिट्स। और दोस्तों शॉकिंग बात तो ये है कि महिंद्रा ने अपनी कुछ इलेक्ट्रिक SUVs में सीक्रेटली BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, वो भी बिना ज्यादा शोरगुल किए। तो चलिए जानते हैं उस अनाथ बच्चे की कहानी जिसने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी खड़ी कर दी और साबित किया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बिल्ड किए जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 से, जब चाइना के अनोही प्रोविंस में जन्म हुआ वांग चुआनफू का। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी मां की डेथ हो गई और कुछ सालों बाद उनके पिता भी चल बसे, जिसकी वजह से अब वैसे तो फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ने दी। वांग चुआनफू स्कूल जाते और फिर वापस आकर खेतों में काम किया करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से जब भी उन्हें मौका मिलता वो इसी से रिलेटेड ही किताबें पढ़ने लगते थे। आगे चलकर उन्होंने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर स्कॉलरशिप के दम पर उन्होंने चाइना के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू की, जिसका नाम था बीजिंग नॉन फेरस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी पर डीप रिसर्च किया और इस तरह वांग बहुत अच्छे से जान चुके थे कि आखिर रिचार्जेबल बैटरीज बनती कैसे हैं, किस तरह से काम करती हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। और फिर यहीं से उन्हें एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि रिचार्जेबल बैटरीज का फ्यूचर बहुत बड़ा है, चाहे वो मोबाइल हो, कैमकॉर्डर हो या फिर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब में ही बैटरी की डिमांड एक्सप्लॉइट होने वाली है। लेकिन उस टाइम इस मार्केट पर पूरी मोनोपोली थी सोनी, सान्यो, पैनासोनिक और हिटाची जैसे कुछ जापानीज टेक जायंट्स की। इन कंपनियों की बैटरीज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काफी हाई क्वालिटी की मानी जाती थी, लेकिन थी बहुत एक्सपेंसिव। और क्योंकि इन कंपनीज के पास में अथाह पैसा था, इसीलिए कोई भी नई कंपनी इनके मोनोपोली को तोड़ने की भी नहीं सोच सकती थी। इसीलिए वांग चुआनफू ने सोचा कि हम बनाएंगे एक अच्छी लेकिन सस्ती बैटरी। साल था 1995 का। वांग ने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठी की, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया और कुछ छोटे इन्वेस्टर से पैसे जुटाकर शुरू की एक छोटी सी बैटरी कंपनी। नाम रखा गया BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। उस टाइम उनकी टीम में सिर्फ 20 लोग थे, मशीन्स नहीं थी, ऑटोमेशन नहीं था, सब कुछ मैनुअली हाथों से ही होता था। लेकिन वांग ने यहाँ पर भी एक बोल्ड डिसीजन लिया कि हमारे पास लोग हैं, मशीन्स नहीं, पर अगर लोगों को एफिशिएंटली ट्रेन किया जाए तो वो मशीन से भी बेहतर काम कर सकते हैं। और इसी जुगाड़ू माइंडसेट से ही उन्होंने कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी बैटरी बनानी शुरू कर दी। सिर्फ 3 साल में BYD ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वह जापानीज कंपनियों को भी चाइना के मार्केट में टक्कर देने लगी। मतलब जिस कंपनी को 1-2 साल पहले तक कोई भी नहीं जानता था, वो अब टेक जायंट्स के रडार पर आ चुकी थी। BYD उस टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग बैटरी मैन्युफैक्चरर बन चुका था। नोकिया, मोटोरोला और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स भी अपने मोबाइल डिवाइसेस के लिए BYD से ही बैटरी लेने लगे। अब दोस्तों BYD की फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, पैसा भी आ रहा था और नाम भी बन चुका था। लेकिन वांग चुआनफू अब भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो दुनिया बदल सके। तभी उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया जो सुनने में तो पागलपन जैसा लगता है, लेकिन विजनरी माइंडसेट वाले लोग अक्सर ऐसी बातें सोच ही लेते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम दुनिया की सबसे सस्ती और टिकाऊ बैटरी बना सकते हैं तो क्यों ना उस बैटरी से चलने वाली गाड़ी को भी बनाएं। अब ये सुनते ही उनके आसपास के लोग चौंक गए। लोगों ने कहा, पागल वागल हो गए हो क्या? कार बनाना कोई बैटरी बनाने जैसा सिंपल काम थोड़ी ना है। डिजाइन, एरोडायनेमिक्स, इंजन इंटीग्रेशन और व्हीकल सेफ्टी सब कुछ देखना पड़ता है। और BYD के पास इससे रिलेटेड किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वांग का लॉजिक सिंपल था। उन्होंने कहा,
फ्यूचर में कार की सबसे महंगी पार्ट होगी बैटरी, और वो हमारे पास है, बाकी पार्ट हम सीख लेंगे, बना लेंगे भाई। और इसी सोच के 7 साल 2003 में BYD ने एक स्ट्रगलिंग और लगभग बंद हो चुकी चाइनीज कार कंपनी खरीदी सिर्फ $30 मिलियन में। नाम था किंचुआन ऑटो। इंडस्ट्री के लोग हंसने लगे कि बैटरी बनाने वाली कंपनी अब गाड़ियां भी बनाएगी भाई, ना एक्सपीरियंस है ना ही कोई जानकारी, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन BYD को किसी की भी हंसी से फर्क नहीं पड़ा। वोंग ने अपनी टीम के साथ R&D स्टार्ट की। डिजाइन से लेकर ब्रेक सिस्टम तक हर चीज उन्होंने इन हाउस बनाना शुरू किया। और फिर 2 सालों की मेहनत के बाद 2005 में BYD ने लॉन्च की अपनी पहली प्रॉपर सेडान BYD F3। ये दिखने में थोड़ी बहुत टोयोटा कोरोला के जैसी थी, पेट्रोल इंजन पर चलती थी, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम थी कि चाइना का मिडिल क्लास उसे खरीदने के लिए टूट पड़ा, जिसके चलते कुछ ही महीनों में BYD F3 बन गई चाइना की टॉप सेलिंग सेडान। अब पूरे ऑटो इंडस्ट्री के होश उड़ गए थे। फॉक्सवैगन, होंडा और जेली जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैरान रह गए कि BYD को तो इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, फिर भी इनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा कैसे बिक रही हैं। असल में वोंग चुआनफू ने चाइनीज कस्टमर्स की फिलॉसफी को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो जानते थे कि चाइना के लोगों को लग्जरी या फैंसी ब्रांडिंग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी। उन्होंने सेम प्राइस में लोगों को ज्यादा फीचर्स दी और ब्रांड खुद व खुद ग्रो होता चला गया। इस तरह से एक बैटरी मेकर कंपनी बन गई थी चाइना की सबसे भरोसेमंद कार ब्रांड, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। कुछ इसी तरह से साल बीता और आ गया 2008 का टाइम। लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हो चुका था। अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी डगमगाने लगी थी। हर दिन ही न्यूज आती थी कि ये कंपनी बंद हो गई, इस कंपनी से इतने लोगों को काम से निकाल दिया गया, एटसेट्रा। ये वो टाइम था जब लोगों का भरोसा बिजनेस से उठ रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब हर कोई पीछे हट रहा था, तब एक आदमी आगे बढ़ रहा था, वोंग चुआनफू। अब वैसे तो वोंग का नाम उस टाइम पर वर्ल्ड लेवल पर नहीं जाना जाता था, लेकिन वो चुपचाप दुनिया की पहली मास मार्केट प्लग इन हाइब्रिड कार बना रहा था। नाम था BYD F3 DM। एक्चुअली उस टाइम ईवीज को लोग सीरियसली नहीं लेते थे। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक फैंसी टॉय समझती थी। टेस्ला खुद एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप था और लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ लैब के लिए है, रोड्स के लिए नहीं। लेकिन वोंग चुआनफू ने उस भीड़ से अलग सोचा। उन्हें बहुत पहले समझ आ गया था कि कंबस्शन इंजन का टाइम अब खत्म होने वाला है और आने वाला दौर होगा इलेक्ट्रिक का। और फिर यही सोचकर BYD ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। बैटरी खुद बनाई, मोटर और कंट्रोलर खुद डिजाइन किया और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी BYD ने ही डेवलप किया था। और फिर 15 दिसंबर 2008 को लॉन्च की गई BYD F3 DM, जो कि ड्यूल मॉडल थी, यानी बैटरी से भी चलती थी और पेट्रोल से भी। BYD की ईवी स्ट्रैटेजी से इम्प्रेस्ड होकर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म बर्कशायर हैथवे के जरिए BYD में स्टेक खरीदा। उन्होंने इन्वेस्ट किए करीब $230 मिलियन और लिया 10% स्टेक, वो भी तब जब दुनिया BYD का नाम तक ठीक से नहीं जानती थी। वॉरेन बफे ने कहा, वोंग चुआनफू के पास थॉमस एडिसन जैसी इन्वेंशन और जैक वेल्स जैसी बिजनेस ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। इस इन्वेस्टमेंट ने BYD को एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया था। और दोस्तों, जब वॉरेन बफे ने BYD में इन्वेस्ट किया था तो उस टाइम पर इलॉन मस्क से पूछा गया क्या वो BYD को खतरा मानते हैं, तब उन्होंने हल्की सी मुस्कान में जवाब दिया, Have you seen that car? असल में टेस्ला जैसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी BYD जैसी प्लेन और सिंपल गाड़ियों को अपना कॉम्पिटिटर मानने को तैयार ही नहीं थी। इंटरनेट पर लोग हंसे, मीम्स बने, कईयों को लगा कि इलॉन मस्क बिल्कुल सही है, क्योंकि BYD की कार्स सच में उस टाइम पर थोड़ी आउटडेटेड लगती थी। लेकिन फिर भी वोंग चुआनफू ने सिर्फ एक सिंपल लाइन बोली, लेट आवर कार से स्पीक। अब दोस्तों, टेस्ला और BYD का सपना भले ही एक जैसा था, पर रास्ता बिल्कुल अलग। इलॉन ने चुना था लग्जरी का रास्ता, मतलब पहले रिच लोगों को बेचो, फिर धीरे धीरे मास मार्केट में जाओ। इसीलिए टेस्ला ने पहले मॉडल S और मॉडल X जैसी गाड़ियों से शुरुआत की। पर दोस्तों, वोंग का सपना बड़ा था और रास्ता भी बिल्कुल अलग। उसे पता था कि ईवी सिर्फ अमीरों का शोपीस नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हर इंसान का हक है। इसीलिए BYD ने बनाई सस्ती, टिकाऊ और प्रैक्टिकल गाड़ियां जो कि आम आदमी भी खरीद सके।
दूसरी तरफ टेस्ला ने पैनासोनिक और CATL से बैटरी खरीदी, लेकिन BYD ने खुद बैटरी बनाना शुरू किया, ब्लेड बैटरी, जो इतनी सेफ थी कि फटने या जलने का भी कोई खतरा नहीं। जहां टेस्ला की गाड़ियां 40 से 50 लाख रुपए की स्टार्ट होती थी, BYD ने सिर्फ 10 से 15 लाख में EVs निकाल दिए, जिसकी वजह से चाइना की सड़कों पर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बाढ़ सी आ गई। कुछ ही सालों में ये फ्लड पूरे एशिया, साउथ अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच गया, जिसके बाद 2023 तक पूरी दुनिया को पता लग गया था कि टेस्ला अब नंबर 1 की पोजीशन से हट चुकी है, क्योंकि BYD बन चुका था दुनिया का सबसे बड़ा EV सेलर। वॉरेन बफे का भरोसा, ब्लेड बैटरी की पावर और हजारों इंजीनियर्स की मेहनत, सभी ने मिलकर BYD को अनस्टॉपेबल बना दिया था। आज इलॉन मस्क भले ही ओपन माइक पर कुछ ना बोले, पर बंद दरवाजे के पीछे जरूर सोचते होंगे, शायद उस चाइनीज कंपनी को अंडर एस्टिमेट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस कंपनी को वो एक मजाक समझते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, यह सफलता BYD के लिए एक दिन या फिर रातों रात नहीं आई, बल्कि इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पर काम किया। जैसे सबसे पहले BYD ने एंट्री ली साउथ ईस्ट एशिया, मतलब थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में, जहां लोगों को अफोर्डेबल EVs चाहिए थी, और BYD ने भी एग्जैक्टली वही दिया, सस्ती, टिकाऊ और कम मेंटेनेंस वाली इलेक्ट्रिक कार्स। फिर नजर पड़ी साउथ अमेरिका पर, यानी ब्राजील, कोलंबिया और चिली जैसे देशों में, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा अब भी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट था। और यहाँ BYD ने सिर्फ कार्स नहीं बेची, बल्कि उन्होंने शुरू की इलेक्ट्रिक बसेस की भी डिलीवरी। और फिर लास्ट में जब BYD ने यूरोप में एंट्री ली, तो फिर जर्मनी जैसे देश में, जहां फॉक्सवैगन, BMW और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स पहले से ही कब्जा जमाए हुए थे, वहां BYD ने अपनी SUVs उतारनी शुरू की। यहाँ पर भी लोग इम्प्रेस्ड होने लगे, क्योंकि यूरोपियन रेगुलेशंस के हिसाब से भी BYD की सेफ्टी, रेंज और क्वालिटी शानदार निकली, जिससे हैन EV और टैंग EV जैसी गाड़ियां नॉर्वे और UK जैसे देशों में तेजी से सेल होने लगी। और दोस्तों, बात तो इतनी आगे अब बढ़ चुकी है कि BYD ने हंगरी में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर लिया है, यानी अब वो मेड इन चाइना से मेड इन यूरोप पर भी जा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि BYD इंडिया में ऑफिशियली मौजूद है, और वो भी पिछले 15 सालों से। जी हाँ, साल था 2007 जब BYD ने पहली बार इंडिया में कदम रखा, लेकिन कार्स बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। उन्होंने चेन्नई में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, जहां वो मोबाइल बैटरीज, फोन कंपोनेंट्स और कुछ EV पार्ट्स का प्रोडक्शन करते थे। उस समय नोकिया, मोटोरोला और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स के लिए बैटरी सप्लाई करने वाले वेंडर्स में BYD भी शामिल था। हालांकि इंडिया एक ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन रहा था, और BYD को ये समझ आ गया कि अगर फ्यूचर इलेक्ट्रिक है तो उसकी नींव बैटरी ही होगी। कई सालों तक उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में खुद को एक OEM सप्लायर के तौर पर एस्टेब्लिश किया। लेकिन फिर BYD को समझ आ गया कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में मार्जिन बहुत कम है और असली फ्यूचर है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। इसीलिए 2013-14 के आसपास जब इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेस पर फोकस करना शुरू किया, तो फिर BYD ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर बना दिया। नाम रखा गया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब टेक्निकली गाड़ियां बना रहा था BYD, लेकिन उस पर लोगो लगा हुआ था ओलेक्ट्रा का। इस तरह से BYD की इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया की सड़कों पर दौड़ने लगी और किसी को पता भी नहीं चला कि असली इंजन और बैटरी सिस्टम BYD का है। आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसेस BYD की टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं और डेली लाखों लोग उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। और फिर कुछ सालों बाद जब BYD को लगा कि अब इंडिया EV एडॉप्शन के लिए भी रेडी है, तो उन्होंने 2021 में अपनी पैसेंजर EV को भी ऑफिशियली लॉन्च कर दी। पहला मॉडल था BYD E6 जो लॉन्च हुआ था 2021 में, फिर आया 2022 में BYD Atto 3 और 2024 में लॉन्च हो चुकी है BYD Seal। लेकिन सवाल यह है कि BYD की गाड़ियां आखिर इंडिया में ज्यादा दिखती क्यों नहीं है? असल में इसका सबसे बड़ा रीजन है टैक्स। जब कोई फॉरेन कार ब्रांड इंडिया में अपनी गाड़ी बेचना चाहता है और वो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट यानी पूरी बनी हुई गाड़ी इंपोर्ट करता है, तो उस पर 110% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
25 लाख की अगर गाड़ी है तो उस पर करीब 27-28 लाख तक तो टैक्स ही लग जाता है। अब BYD की ज्यादातर EVs जैसे एटो या फिर सील इंडिया में फिलहाल CBO के तौर पर ही आती है, मतलब गाड़ी चीन में बनती है और पूरी की पूरी इंडिया लाकर बेची जाती है। अब आप ही सोचिए कि जो गाड़ी चाइना में 20 लाख रुपए की है वो इंडिया में पहुंचते पहुंचते 40 से 50 लाख रुपए की हो जाती है। इतने में लोग बोलते हैं भाई हम तो टाटा नेक्सॉन EV ले लेंगे, वो भी आधे दाम में। इसीलिए BYD इंडिया के मास मार्केट में एग्रेसिवली कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी गाड़ियां टैक्स की वजह से लग्जरी सेगमेंट में पहुंच जाती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे तो फिर BYD लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करता। असल में BYD ने इंडिया में असेंबली और लोकल प्रोडक्शन के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक EV फॉरेन प्लेयर्स को वो परमिशन और सपोर्ट नहीं दिया है जो टाटा और महिंद्रा जैसी डोमेस्टिक कंपनियों को मिल रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर BYD फुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर ले तो उसके EVs इतने सस्ते हो जाएंगे कि टाटा की नेक्सॉन EV और महिंद्रा XUV 400 जैसे मॉडल्स पूरी तरह से क्रस्ड हो सकते हैं। और दोस्तों यही वो बैलेंस है जो कि इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहती है कि इनोवेशन भी आए लेकिन लोकल कंपनियां खत्म ना हो। पर हाँ, महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs XEV 9e और BE 6e में BYD की ही ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। यह बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसमें 20% से 80% तक की चार्जिंग सिर्फ 20 मिनट में ही पॉसिबल है। आज की अगर बात करें तो 2024 में BYD ने करीब 42,70,000 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स बेचे, जबकि टेस्ला 18 लाख पर ही रह गई। और दोस्तों ये सिर्फ बिक्री की बात नहीं है, रेवेन्यू में भी BYD आगे निकल गया है, क्योंकि टेस्ला का सालाना टर्नओवर है $97 बिलियन, तो वहीं BYD का है $107 बिलियन। और दोस्तों यही आंकड़े हैं जिसको देखते हुए पूरी दुनिया ने मान लिया है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया का नया राजा है BYD। तो दोस्तों एक ऐसा लड़का जो बचपन में अनाथ हो गया था, जिसके पास ना पैसा था, ना पावर और ना ही कोई पहचान, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का मालिक है। उम्मीद है कि आपको BYD की यह सक्सेस स्टोरी जरूर पसंद आई होगी।